नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। आपको बताएं कि यूपी में चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तमाम तरह की तस्वीरें आज दिन भर आपको हमने दिखाई। इस बीच यूपी में मतदान कितना हुआ 5 बजे तक, वो फीसद आपको बता रहे। लखनऊ में 55%, बांदा में 57.48%, लखीमपुर खीरी में 62.45%, उन्नाव में 54.12% मतदान हुआ। ये मतदान 5 बजे तक का है। आखिरी मतदान का जो फीसद है वो बाद में साफ हो पाएगा, लेकिन 5 बजे तक के फीसद आपको बता रहे। सीतापुर में 58.30%, बांदा में कितना मतदान हुआ, लखनऊ में 55, बांदा में 57.48%। तो यूपी में मतदान 5 बजे तक कितना हुआ, ये तमाम अपडेट आप तक हमने पहुंचाई। चुनाव के लिए जो चौथा चरण है उसके लिए मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन फिलहाल 5 बजे तक के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी में कितने फीसद मतदान हुआ ये आपको हम दिखा रहे। साथ ही बता रहे कि सीतापुर में 58.30%, बांदा में 57.48%, ये मतदान के आंकड़े। अब तस्वीरें देखिए, ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में अजय मिश्रा टैनी को आप देख रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। प्रशांत कुमार को आप देख रहे हैं। अदिति सिंह, उन्नाव से तस्वीर। सीतापुर, बांदा, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, फतेहपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान को लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह दिखा। बम्पर वोटिंग हुई है यूपी में, कहा जा सकता है। चौथे चरण में जिस तरीके से लोग बाहर निकल कर आए हैं, मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो काफी सराहनीय रहा। और जो प्रतिशत है वो हमने आपको दिखाया कि 5 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ। ये तस्वीरें, 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में अजय मिश्रा टैनी को आप देख रहे हैं, साथ ही दूसरी तस्वीर में प्रशांत कुमार हैं, अदिति सिंह हैं, तीसरी तस्वीर में उन्नाव की तस्वीर, चौथी है वहीं सीतापुर, बांदा, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, फतेहपुर की ये तस्वीरें, जहां पर मतदान भरपूर मात्रा में हुआ। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले, मतदान किया और सरकार के चुनने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जड़े धन शोधन के थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से तमाम जो है समर्थन देने की बात कही जा रही है। इस बीच में कार्यकर्ताओं में भी नवाब मलिक की गिरफ्तारी से गुस्सा दिखा। इस बीच में तमाम बयानबाजी भी हो रही है और इस बयानबाजी को लेकर एनसीपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बात को रखा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक द्वेष के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनाव के लिए चौथे दौर की 59 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन आने वाले 5वें चरण के लिए लगातार प्रचार अभियान जारी है। इस बीच में यूपी में पीएम मोदी कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने सभी को एकजुट होने का मंत्र दिया। वहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि चौथे चरण में बीजेपी का चौका मारने के लिए आगे बढ़ चुकी है। कौशाम्बी में पीएम मोदी ने जनसभा में क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो नजारा मैं देख रहा हूं, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आकर के आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी की जनता भाजपा की जीत का चौका मारने के लिए, एनडीए की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। भाइयों और बहनों, यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी, गुंडे माफिया
खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती थी। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना है। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए हैं। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव रंगोत्सव मनाए हैं। वो जाति पंथ इलाका देखकर नौकरी के नाम पर लूट मचाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पक्षपात रोजगार दिया। उनके राज में कौशांबी में वहीं गोंडा में अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। गोंडा में अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मैं ये कह सकता हूं कि इतना जन समर्थन और जन सैलाब पहले कभी मैंने नहीं देखा। और ये पहला चुनाव ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका मुकाबला और देश का कोई प्रदेश नहीं छूटा होगा जहां के नेता उत्तर प्रदेश में ना गए हों। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये जनता मुकाबला कर रही है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। बधाई इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि ये चुनाव जनता का चुनाव है और पहले चरण से ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू किया है। पहले और दूसरे में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है। और आज आप शाम को जब वोट पड़ने बंद हो जाएंगे तो पता कर लेना, तीसरे चौथे ने एक और शतक लगा दिया है। ये 5वें चरण का चुनाव हमें ऐतिहासिक बहुमत दिलाएगा। गोंडा के लोगों बहुत करीब में रहते हो और कटरा विधानसभा तो बिल्कुल लखनऊ के करीब हो। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल झूठा के नहीं है। अगर कन्नैलगंज में कुछ और कहते हो तो बताओ, वो मैं कह दूं। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इनके अगर भाषण सुनोगे आप तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने कहा था हमारे किसान भाइयों। चुनाव प्रचार करने अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है और महंगाई चरम पर है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, फिर से चुनाव आ गया। कितने भाषण सुन लिए आपने? बहुत भाषण सुने होंगे, बहुत नेता आपके सामने आए, अलग अलग पार्टियों के, सबने आपको भाषण दिया, सबने चुनाव की बात की। मैं भी उसी तरह से आज यहां आई हूं, लेकिन
अमेठी आकर हमेशा मुझे लगता है मैं परिवार के बीच आई हूँ, परिवार के सदस्य हैं, खुले मन से खुले दिल से मैं बात करती हूँ। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां क्या है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में ही हैं, सबसे बड़ी संख्या में। देखा जाए तो हुनर भी बहुत है, अलग अलग जगह अलग अलग हुनर है। यहाँ की खेती भी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत मौके हैं काम करने के। यहाँ के जो हुनर हैं उनमें से छोटे बिजनेस, छोटे दुकानदार तमाम अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से काम करने लायक हैं। लेकिन ये सब होते हुए कि यहाँ हुनर है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या में नौजवान है, यहाँ खेती भी अच्छी हो सकती है, यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान भी, ये सब होते हुए आज की परिस्थितियों को देखकर बहुत दुख होता है। आप रोजगार की बात लीजिए, यहाँ पे कितने नौजवान हैं, हाथ उठाइए। आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? नहीं मिला। कोई एक ऐसा नौजवान है जो हाथ उठाकर कह सकता है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में आपको रोजगार दिलवाया? ध्यान नहीं दिया। किसानों की बात करिए, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, किसान बेचारे खाद की लाइन में खड़े खड़े, ललितपुर बुंदेलखंड में देखिए खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कई किसान हैं जो आत्महत्या कर लिए क्योंकि उपज का दाम नहीं मिल रहा है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है, सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है अपने खेतों की, कमाई नहीं हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान भी बहुत परेशान है। अब इसके बारे में क्या कहती है सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये जो छुट्टे जानवर की परेशानी है, की समस्या है, इसके बारे में मुझे आज संज्ञान हुआ है। अभी पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब बताइए, पिछले चुनाव में मैं यहाँ आई थी 2019 में, मैंने जब भाषण दिया यहीं जगदीशपुर में, तब मैंने कहा था कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुलझाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस के हर नेता ने कहा। 3 सालों में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी कि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ करिए, किसान जूझ रहा है। अब कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं था। आप मुख्यमंत्री आपका, सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं, आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते हैं उनको। यहाँ किसान मर रहा है, जूझ रहा है परेशानियों से। किसान 27 से 30 रुपए प्रतिदिन कमा नहीं पा रहा है। आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जिनको आप पूरे देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में, और आप कह रहे हैं कि आपको किसान की परेशानियां नहीं मालूम। तो ये रही किसान की कहानी। अब आप चलिए महंगाई पर। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है मेरी बहनें। यहाँ कितने का आता है कड़वा तेल? यहाँ 220, परसों में कहीं और थी वहां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पोस्टर के जरिए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश के 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। साथ ही उन्होंने कहा अखिलेश फिर चुप, आखिर ये चुप्पी का कारण क्या है? आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक
समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर दंगे, अपराधी, माफिया के ही नजर आते थे, अब आतंकवादियों से तार भी जुड़े नजर आते हैं। और जनता ये नहीं चाहती है। गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का काम योगी जी ने किया है। और मोदी जी ने जो केंद्र की योजनाएं दी, योगी जी ने वो उत्तर प्रदेश में लागू की। चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का होना शुरू है और जनता विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाहती है, निरंतरता चाहती है। मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार फिर चाहती है। महिला सुरक्षा सम्मान के अधिकार और बढ़ाना चाहती है, किसान को और समृद्ध करना चाहती है, युवाओं को और सक्षम बनाना चाहती है, सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश फिर चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को तो आप जानते ही हैं, उनका काम था गरीबों के पेट पर लात मारना। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। याद करिए पिछली सरकारें क्या करती थी। पिछली सरकारें गरीबों के पेट पे लात मारने का कार्य करती थी, वृद्धजनों की पेंशन को रोकती थी, विधवा महिलाओं की पेंशन को रोकती थी, दिव्यांग जनों की पेंशन को रोकती थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांग जनों को, 1 करोड़ विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को, वृद्धजनों को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय मोदी सरकार ने हर घर में राशन पहुंचाया था। नड्डा कहते हैं कि पिछली सदी में जब महामारी आई थी तो उस समय बीमारी के से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, लेकिन कोरोना महामारी के समय मोदी सरकार ने हर घर में राशन पहुंचाया। ये है सरकार गरीब जनता की सरकार। मित्रों, प्रवीण पटेल जी को तो आपने भेजने का निर्णय ले लिया, लेकिन प्रवीण पटेल को सिर्फ विधानसभा में विधायक बना करके भेजना, यही आपका और हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं सुबह गोरखपुर से चलकर यहां आया हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रवीण पटेल जी को विधायक बनाना, इसलिए कि इनके माध्यम से आपकी आकांक्षाएं और आशाओं को पूरा करते हुए फूलपुर, उत्तर प्रदेश और भारत की तस्वीर और तकदीर बदलना है, इसलिए मैं आया। मुझे फूलपुर को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रवीण पटेल चाहिए, मुझे योगी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए प्रवीण पटेल चाहिए, और मुझे मोदी जी के काम को मोहर लगाने के लिए प्रवीण पटेल चाहिए। और आपने देखा होगा अभी 15-10 मिनट प्रवीण पटेल जी बोले, इन्होंने 10 मिनट में कौन सा फ्लाईओवर बनाया, कौन सी सड़क बनाई, कौन सा 6 लेन बनाया, कौन सी स्वास्थ्य संस्थान खड़े किए, कौन से विकास के। मणिपुर विधानसभा चुनाव में 2 चरण में वोटिंग होनी है। ऐसे में पहले चरण की वोटिंग के नजदीक आते ही पूर्वोत्तर के इस राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में अस्थिरता, उग्रवाद और असमानता थी। वहीं भाजपा के शासनकाल में नवाचार, बुनियादी ढांचा और एकीकरण की शुरुआत हुई। अमित शाह ने कहा कि हम मणिपुर को देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बनाना चाहते हैं। हम इस क्षेत्र के युवाओं को ड्रग्स और हथियारों से मुक्त कराना चाहते हैं। उन्होंने ओलंपिक खेलों में शामिल करना चाहते हैं। ये पीएम मोदी का सपना है। अमित शाह ने कहा इन लाइन परमिट की
मांग मणिपुर सबसे लंबे समय से कर रहा था। राज्य में जो चाहा पीएम मोदी ने दिया। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 करोड़ रुपए का संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सुनिश्चित किया कि पहाड़ियों और घाटियों के बीच लड़ाई हो, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि पहाड़ और घाटियां दोनों विकास के पथ पर चले। गो टू हिल्स मिशन के तहत सबसे बड़ा हिल कनेक्टिविटी कार्यक्रम एन बीरेन सिंह ने शुरू किया। मणिपुर के इतिहास में 50 सालों में पहली बार पहाड़ियों के एकीकरण को दर्शाते हुए कैबिनेट को चुरा चांदपुर लाया गया। राजस्थान सरकार ने आज बजट पेश किया। इस बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में यह भी बड़ा मुद्दा बन गया है। अब बजट 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान हुआ 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई। इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वो सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं और इसीलिए 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त किए गए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आने वाले साल से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। बता दें कि 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक डिफाइंड पेंशन मिलती थी। ये पेंशन उनकी सर्विस की अवधि पर बेस नहीं थी, बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था। 2004 से गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वालों को एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है, वहीं कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक कॉर्पस तैयार होता है और रिटायरमेंट के बाद इसके तहत एक एन्युटी खरीदनी होती है। इस एन्युटी के तहत हर महीने पेंशन मिलती है। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बीच बड़ा ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है। क्योंकि मैंने नोट किया कि जिंदगी में आदमी देखता है मैं फ्यूचर में सेव ओल्ड एज के अंदर, और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपी गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाएगी उस जमाने के अंदर। अभी जो बढ़ता जा रहा है लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपी सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की फिजिकल परीक्षा के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, ऐसी याचिका को सुनने की कोई वजह नहीं। इस तरीके से याचिकाओं से बच्चों में भ्रम पैदा होता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोविड के कारण बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, बच्चों के मूल्यांकन का कोई और तरीका निकाला जाना चाहिए। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि सीबीएसई ने 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी कर दी। कुछ और राज्य बोर्ड ने परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया, लेकिन अधिकतर शिक्षा बोर्ड अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों ने पूरे सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई की है, कई बच्चों को तो इसका भी मौका नहीं मिला। अब उन्हें फिजिकल तौर पर परीक्षा के लिए कहना सही नहीं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बेहाल है। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारी विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। बिजली कर्मियों की यह हड़ताल केंद्र सरकार की तरफ से चंडीगढ़ के बिजली विभाग के निजीकरण की फाइल को क्लियर कर बिजली का काम निजी कंपनी
नेट को देने के खिलाफ है। यूनियन का आरोप है कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर बिजली विभाग का निजीकरण किया है। कर्मचारी इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल से पूरे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट हो गया था। प्रशासन ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी मदद मांगी थी। वहीं सेना को तैयार रहने को कहा गया था। हालांकि आज बुधवार को सुबह कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। जल्द ही अन्य स्थानों पर बिजली आएगी। वहीं कर्मचारियों की प्रशासन से बातचीत चल रही है। शहर के बिजली जोड़ी जा रही है और शहर में बिजली के साथ साथ पानी का भी संकट गहरा गया था, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने शहर में 30 साल बाद एस्मा लगा दिया था। यूक्रेन संकट का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। यूक्रेन में भारत से पढ़ने गए स्टूडेंट्स वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। ऐसे में एमबीबीएस का कोर्स करने यूक्रेन गई अमरोहा की प्रीत विहार कॉलोनी की बेटी अंजलि अपने घर वापस लौट आई है। घर लौटने पर जहां परिवार वालों ने उसका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि ने बताया कि वहां के हालात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अंजलि दिसंबर 2020 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। अंजलि ने बताया कि यूक्रेन में जिस तरीके के हालात बन रहे थे उससे परिवार वालों को डर सता रहा था। साथ ही अंजलि ने बताया कि बहुत से ऐसे छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से वापस नहीं आ पा रहे। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार फ्लाइट का किराया कम करे ताकि वहां बच्चे जो परेशान हैं वो अपने घरों तक पहुंच सकें। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को मौसम के बदले मिजाज के बीच घाटी में ताजा बर्फबारी देखी गई। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट आई। श्रीनगर में दिन में आधा घंटा हुई बर्फबारी से शहर के आसपास की पहाड़ियां सफेद चादर में लिपट गई और श्रीनगर में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार देर रात पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित कर वहां शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेज दी। रूसी संसद के उच्च सदन ने भी पुतिन को देश के बाहर सेना के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। इसके साथ ही अब यूक्रेन में सैन्य अभियान तेज करने की छूट मिल गई है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास स्थित डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद अब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी भी रूस की है। रूसी सैनिकों से भरे ट्रकों को यहां यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ते देखा गया। वहीं रूसी टैंक सीमा से काफी अंदर तक पहुंच गए। खतरे और धमकियों को देखते हुए रूस ने यूक्रेन से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। दरअसल सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के 2 विद्रोही इलाकों को अलग देश की मान्यता देने का ऐलान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया था और मंगलवार को वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुतिन ने संसद के ऊपरी सदन से अनुमति मांगी, तो रूस के बाहर देशों को सैनिकों को इस्तेमाल के लिए उन्हें परमिशन मिल गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना, लेकिन आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।